हेलो एवरीवन, दृष्टि एमपीपीसीएस की कॉन्सेप्ट बिहाइंड न्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिशा भट्ट और आज फिर से एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम जानेंगे केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, हम सबसे पहले न्यूज को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऑलराइट, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से के पर्सपेक्टिव से अगर इंपॉर्टेंट है या मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो दोनों मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं चिता आंदोलन की। बहुत ज्यादा ये जो है चर्चा में रहा था। इसका थोड़ा बहुत जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, देन फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये शुरू कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी 6 जुलाई 2026। ठीक है, लोकेशन क्या थी? अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेनली ये जो है हुआ था, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के कूपी गांव में। और कौन सी नदी थी? बराना रिवर। यहाँ पे काफी सारे लोगों ने जो है चिता आंदोलन किया था। मतलब एक फ्यूनरल पायर, एक सिंबॉलिक जेस्चर था, एक फ्यूनरल की तरह जो है सब नदी के ऊपर लेट गए थे एंड एक तरह का सिंबॉलिक जो है ये आंदोलन था। ठीक है, अब इसकी प्रकृति क्या है? बड़े डेवलपमेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, विकास या सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े डिस्प्लेसमेंट, इविक्शन और लाइवलीहुड लॉस के विरोध में आंदोलन। ठीक है, तो मेनली ये आंदोलन किस लिए किया गया था? जो भी आपके बड़े बड़े इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स बनते हैं या जो भी सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, इरिगेशन कैनाल्स बनती हैं, उसकी वजह से लोगों को जो डिस्प्लेस किया जाता है, एक जगह से जो है उठा करके दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कराया जाता है और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन भी नहीं दिया जाता है ना, एंड जिसकी वजह से लाइवलीहुड लॉस होता है। तो इसी के अगेंस्ट जो है लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। ओके, उनकी मुख्य डिमांड क्या थी? प्रभावित एवं डिस्प्लेस्ड फैमिलीज जो थी उनको जस्टिस और रिहैबिलिटेशन प्रदान करना। ठीक है, अगर आप हमें यहाँ से जाने को कह रहे हैं, अगर आपके इरिगेशन कैनाल बनने की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट हमें प्रॉपर रिहैबिलिटेशन तो दो, है ना? करेक्ट। अब बेसिकली डिमांड क्या हो रही थी? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो अराउंड 12.5 लाख रुपीस का जो रिहैबिलिटेशन है वो दे रही थी, लेकिन लोगों की डिमांड इससे ज्यादा थी। उनके अकॉर्डिंग जितना पैसा सरकार दे रही थी वो कम था। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य रूप से डिमांड थी और जस्टिस के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा था। और काफी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, ट्राइबल, आपको पता होगा कि जो ट्राइब्स होते हैं वो मेनली जंगल पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट? और जितनी भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं इसकी वजह से जंगल पर प्रभाव पड़ता है, जंगल डूब जाते हैं, तो यहाँ ट्राइबल के राइट्स का भी हनन हो रहा था। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट इनका मुख्य नारा क्या था? न्याय दो या मार दो। ठीक है, तो ये मुख्य नारा था इस पर्टिकुलर आंदोलन में। ओके, तो ये चिता आंदोलन था जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन का जो लीडरशिप था वो किसने किया? ट्राइबल वुमेन ने इसका जो है लीडरशिप किया है। ओके, मेजर ग्रीवियंसेस इनके क्या थे? प्रभावित परिवारों का एविक्शन, बेदखली, ओके, एविक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन कर दिया जा रहा है। देन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई, जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया वो भी एक तरीके का ग्रीवियंस है। ओके, अब ये जो आंदोलन है ये और भी सिंचाई परियोजनाओं को टारगेट कर रहा है। क्या बोला जा रहा है? ये जो आंदोलन है ये मजगाय, रूंज और नई गोवा इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी ये सब जो है सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो इनसे आने वाली जो भी दिक्कतें हैं इसकी भी बात हुई है इस पर्टिकुलर आंदोलन में। ओके, तो इन पर्टिकुलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि इनका जिक्र हुआ है इस आंदोलन में। ऑलराइट, अब चलिए बात करते हैं केन एंड बेतवा रिवर की। हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होने वाला है? केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसमें हमारे प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? केन और बेतवा नदियों की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ऑलराइट, ओके, तो देखिए, केन एंड बेतवा जो रिवर है, इन नदियों का ओरिजिन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, दोनों नदियां किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? दोनों नदियां किसकी हैं? यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोनों केन और बेतवा रिवर जो नदियां हैं वो सहायक नदियां हैं, यानी ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की। तो अगर ये क्वेश्चन में आता है, आपके ऑप्शन में दिया जाता है, तो उसको आप गलत नहीं करोगे। दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर की। ओके, केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, केन नदी यमुना से कहाँ मिलती है? इसका लोकेशन याद रखेंगे, बांदा जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी जो है वो यमुना नदी से मिल रही है। अगर हम बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। तो बांदा जिला और हमीरपुर जिला आप याद रखेंगे, दोनों बांदा और हमीरपुर किस में है? उत्तर प्रदेश में है। ओके, बेतवा नदी पे बने हुए कुछ प्रमुख बांध हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राजघाट बांध, परिछा बांध एंड माता टीला बांध। ठीक है, ये तीनों जो डैम्स हैं आपके बेतवा नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, राजघाट डैम, परिछा
डैम, माताटीला डैम। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। जो आपकी केन रिवर है वो किससे होकर गुजरती है? यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, यहाँ बहुत ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। अब मैप से इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये है आपकी केन रिवर और ये है आपकी बेतवा रिवर, ठीक है। अब देखो, केन रिवर जो है ये वाटर सरप्लस रिवर है, यानी यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। और जो बेतवा रिवर है वो क्या है? वाटर डेफिसिट है, यानी यहाँ पानी नहीं है, बेतवा रिवर में पानी नहीं है। तो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में हम क्या करना चाहते हैं? केन नदी का जो पानी है इरिगेशन कैनाल बना करके, ठीक है, हम लोग बेतवा रिवर में लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, आपको बुंदेलखंड के बारे में पता होना चाहिए। बुंदेलखंड करके एक रीजन है जो कि यूपी और मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ उसका हिस्सा है, मध्य प्रदेश में भी उसका कुछ हिस्सा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसका जो पानी है, केन रिवर का जो सरप्लस पानी है उसको हम ट्रांसफर करना चाहते हैं बेतवा रिवर में, ताकि जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पे पानी की जो डेफिशिएंसी है या पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये मुख्य उद्देश्य है इस रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का। अब आप यहाँ पे और लोकेशंस भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है आपका धौधन डैम। ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि जो केन रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजर रही है। ये धौधन डैम है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। धौधन डैम जो है आपका केन रिवर से रिलेटेड है, ओके। यहाँ से जो है इंटरलिंकिंग होगी, ओके, ये लिंक कैनाल होगा एंड यहाँ से बेतवा रिवर को जो है पानी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत मैप में जो है देख लिया है इसको। अब चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए, ये भारत की रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है? केन बेतवा रिवर। अब ये प्रपोज्ड बहुत पहले से था, 1980 के बाद से ही इसके बारे में बात हो रही थी, इस आइडिया को प्रपोज किया गया था, लेकिन इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया वो बहुत बाद में किया गया, ठीक है। तो ये काफी पहले से जो है इसकी बात चल रही थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो केन नदी है जहाँ पे सरप्लस वाटर है उसको हम लोग ट्रांसफर करें, कहाँ? बेतवा रिवर में। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड है, यानी कि बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ड्रॉट रहता है, बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ पानी की कमी जो है बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां पे हम इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ पे पानी नहीं होता है वहां खेती करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो हम क्या चाह रहे थे कि केन रिवर के पानी को बुंदेलखंड में लाया जाए, ओके। अब इसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या है इस परियोजना में? अगर हम केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले धौधन डैम है, धौधन बांध, इसको आप याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई लगभग 77 मीटर्स है। एंड एक और चीज आपको याद रखनी है, केन रिवर कहाँ से होते हुए गुजरती है? पन्ना टाइगर रिजर्व। ये भी जो है चर्चा में है, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो कुछ एरिया उसका डूब जाएगा, वो सबमर्ज कर जाएगा, ठीक है। कितनी लंबी कैनाल बनाने की बात हो रही है? 230 किलोमीटर लंबी जो है नहर बनाई जाएगी। इस नहर के थ्रू पानी को ट्रांसफर कराया जाएगा, ओके। आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट। सो करेंटली फेस्टिव लर्निंग ऑफर चल रहा है, जहां पे अभी सभी कोर्सेज पे 50% ऑफ है और ये लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देयर विल बी अ प्राइस हाइक फ्रॉम 31 ऑफ अगस्त। तो कोई भी अगर पीसीएस का कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 87501 एंड 87501, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, ओके। चलिए बात करते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कंसर्न्स क्या है, ठीक है। अब ये कुछ जो ऐसे पॉइंट्स हैं ये आपके मेंस में काम आ सकते हैं। मेंस में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो बेनिफिट्स आप जरूर लिख देंगे, लेकिन कंसर्न्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कंसर्न वाला पार्ट आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो क्या प्रमुख कंसर्न है? देखिए, सबसे पहले बात हो रही है इन्वायरमेंटल कंसर्न की, ठीक है, पर्यावरण चिंताएं। क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न है? देखिए, परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से होकर गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में ही क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। अब वहां से जो है ये परियोजना होकर के गुजर रही है, तो इसका जो है थोड़ा सा क्या है, कंसर्न है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे टाइगर जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव की चिंता है, ठीक है। जंगल में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है, वाइल्ड लाइफ होती है, तो वहां पे जो है इस प्रोजेक्ट से इसको खतरा है। इस पर्यावरणीय मुद्दों के कारण परियोजनाओं को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अप्रूवल से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल रिलेटेड कंसर्न थे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था, बहुत मुश्किलों से जो है क्लियरेंस लेना पड़ा। देन इकोनॉमिक कंसर्न क्या है? आर्थिक चिंताएं।
परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन एवं मेंटेनेंस में बहुत अधिक लागत जुड़ी है, इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आया है और परियोजना में देरी के कारण जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप देरी करोगे उतनी ज्यादा प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाती है ना, बहुत सारे कारणों की वजह से। इन्फ्लेशन एक उसका वन ऑफ द मेन रीजन है, ठीक है। महंगाई बढ़ती जाती है, तो मान लीजिए आपने कोई परियोजना सोची थी 1980 में और इम्प्लीमेंट करते करते मान लीजिए 2025 हो गया है, 2030 हो गया है, तो इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या दो कंसर्न देखे हमने, एक एनवायरमेंटल कंसर्न और एक इकोनॉमिक कंसर्न, ठीक है। काफी सारे क्लाइमेट जो आपके रिसर्चर्स हैं उनका ये भी कहना है कि जो केन रिवर है, क्या वहां पे सच में पानी एक्सेस में है, सरप्लस में है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से केन रिवर में भी पानी कम होता जा रहा है। बहुत सारे रिसर्चर्स का ये भी मानना है, ओके। अब कुछ सोशल कंसर्न्स भी हैं। ऑब्वियसली जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यानी लोगों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ेगा किसी दूसरी जगह, रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। तो लोग जो हैं इस चीज से खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और जो रिहैबिलिटेशन वो डिमांड कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपको जो है भेजा जा रहा है कहीं पे, आपको अपनी जगह चेंज करने को बोला जा रहा है, आपको हटाया जा रहा है आपके ही घर से, उसमें जो लोग हैं वो सरकार जो उन्हें भुगतान कर रही है उससे खुश नहीं है, ओके। परियोजना के कारण डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, विस्थापित लोगों के लिए रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता होगी, इससे सोशल कॉस्ट बढ़ेगी। ये भी चिंता है कि परियोजना पन्ना की वाटर सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। पन्ना की वाटर सिक्योरिटी भी प्रभावित हो सकती है, इसको लेके भी ये कुछ लोगों की मुख्य चिंताएं हैं। देन कुछ लीगल कंसर्न भी हैं, है ना। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को दी गई अप्रूवल्स को लेकर लीगल इश्यूज भी हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दी गई अप्रूवल की आवश्यकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर से डील करता है। ये भी आपके एक पॉइंट आ गया है, तो उसको हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आपके किसके अंतर्गत आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल फैक्ट है आपके लिए, एनवायरमेंट का टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दी गई अप्रूवल की आवश्यकता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 35(6) क्लॉज 6 के अनुसार नेशनल पार्क सेंचुरी से संबंधित ऐसे कार्यों को वाइल्ड लाइफ के इंप्रूवमेंट और बेटर मैनेजमेंट के लिए आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। अब अंत में आप सभी के लिए जो है प्रश्न क्या है कि केन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है मालवा, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है बागेलखंड, ऑप्शन डी है निमाड़, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे ये भी बताइए कि केन और बेतवा यमुना की तो ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, क्या वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।